ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। ऑफलाइन वाले सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले बताओ बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। बस ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। सब लोग अपना मॉड्यूल निकालो बेटा। आज कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले कल जो हमने कंप्लीट कर लिया था उसको थोड़ा कुछ क्वेश्चंस के साथ क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है? अरे क्या हो गया आज आप लोगों को? आवाज ही नहीं आ रही मुझे आप लोगों की। देखो भाई, ऐसे ठंडे रह के काम नहीं चलेगा। मौसम ठंडा है तो हम तो कोल्ड ब्लडेड थोड़ना है। ऐसा नहीं है कि बाहर मौसम ठंडा है तो हम भी ठंडे पड़ गए, बाहर गर्म है तो हम गर्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब तो पूरी सर्दियां चलेंगी। और जब तक मैं रहूंगा जब तक सर्दियों में अपना काम पूरा फिनिश हो लेगा। तो इसलिए आप जो है थोड़ा जोश के साथ रहिए। फोर्थ क्लास है, अगले वीक में फर्स्ट क्लास ले लूंगा। ठीक है ना? नेक्स्ट वीक में फर्स्ट क्लास ले लूंगा। बोले सर फर्स्ट क्लास में तो आधे दिखेंगे ही नहीं, है ना? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना मॉड्यूल ओपन कर लीजिए आप। मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं वैसे वैसे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिगनर्स बॉक्स 1 पर आओ। सॉरी, बिगनर्स बॉक्स 2 पे आओ। क्वेश्चंस जो हैं अपने इधर उधर छुपे हुए हैं। और आप क्या करेंगे अपने मॉड्यूल में और साथ साथ अपनी नोटबुक, दोनों को कैसे सिंक्रोनाइज करना है मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसके साथ पेज नंबर मॉड्यूल का, कि भाई जो क्वेश्चन हमने किया वो किस पेज पर है। ठीक है? और वो कहां पर किस नंबर का है। फॉर एग्जांपल जैसे बिगनर्स बॉक्स 2 बताओ किस पेज पर है? 12 पे। और हम पहला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज, जो हमने कल पढ़ लिया था, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्या करेंगे? देखो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको केवल ये आएगी कि आपने पढ़ लिया सर हमने बहुत कुछ, पर हम उसको यूज कैसे करें। तो उसको यूज कैसे करेंगे? जो टॉपिक पढ़ लिया उसी के साथ उसके क्या लिखते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर। तो क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो पहले आप पढ़ोगे और साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी क्या करोगे, हर बार सॉल्व करो। ठीक है? तो चलिए, कल हमने, याद करो मैं जल्दी जल्दी से बताता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पहली बात, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? 118। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर गिवन? S, P, D, F. Which block is known as transition? Which block is known as inner transition? Which block contains only metals? S block. Which block contain metal, non-metal, metalloids? P block. ठीक है? अच्छा, D block elements are metal or non-metal? They are metals. They are metal. In periodic table, most of the part is occupied by metal. क्योंकि D के 40, F के 28, S के 4, ये जो भी 13 है, तो उन सबको मिला के हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर किसका है? मेटल्स का है। ठीक है? पीरियोडिक टेबल 3D की 2D? 3D। मॉड्यूल में 2D है, वैसे 3D है। कल बताया था ना कि जो एफ ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो वन आफ्टर अनदर ऐसे रखे हुए हैं। अब क्योंकि अगर इस मॉड्यूल में उसको रखते तो फिर एक ऐसे बाहर की तरफ पॉपअप आता, तो उसको तो अच्छा नहीं लगता, वो तो है ना। कुछ बुक्स में आता है ऐसे, आपने देखो ना, अंदर एक कागज निकलता है जिसमें यूं बाहर निकल आता है। कुछ कार्ड्स भी होते हैं जिसमें से एकदम से बाहर निकल के आता है। तो इसमें क्या हुआ है, अपने उसको ऐसे स्लैंटिंग मतलब जैसे जमाया हुआ है, पर वो है कैसी सीरीज? 3D, क्योंकि दे ऑल आर प्लेस्ड एट वन पोजीशन। अच्छा, कोई ऐसा आपसे पूछ ले कि विच एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप एंड सेम पीरियड, तो वो आपको 4F और 5F। 4F के सारे किस पीरियड में? 6, ग्रुप नंबर 3। 5F के सारे 7 और ग्रुप नंबर 3। तो यही है जो अपना ग्रुप नंबर भी शेयर करते हैं और पीरियड नंबर भी शेयर करते हैं। ठीक? बाकी ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप सेम हो सकता है पर पीरियड सेम नहीं हो सकता। जैसे लिथियम ग्रुप 1, सोडियम ग्रुप 1, पर पीरियड नंबर डिफरेंट। पर इनके साथ में वो केस नहीं।
ठीक है, तो चलो जो क्वेश्चन मैंने बोला है उसको सॉल्व करते हैं पहले। अच्छा, कुछ बताया था कि कौन सा जो लेंथेनाइट सीरीज का मेंबर है वो मैन मेड है और रेडियो एक्टिव है। एक, ओनली वन, दैट इज पीएम। वो मैन मेड भी है और साथ में क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव है। एफ और 5F में सारे रेडियो एक्टिव। क्या सारे मैन मेड भी हैं? किसके बाद वाले मैन मेड है? 92 के बाद। यूरेनियम इज नेचुरली अकरिंग, आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग ऑल मैन मेड एज वेल एज रेडियो एक्टिव। ठीक है, अच्छा ये बताओ व्हाट इज मीन बाय ट्रांस यूरेनिक? जस्ट आफ्टर यूरेनियम। तो मान लीजिए हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हों और आपसे पूछे बताइए अभी पीरियोडिक टेबल में कितने ट्रांस यूरेनिक हैं? 118 एलिमेंट है टोटल, और कितने ट्रांस यूरेनिक है? फिर काउंट करो ना, 93 से काउंट करोगे और काउंटिंग किधर एंड होगी? 118 पर। अरे 26 हो गए भाई। भाई 92 के बाद ट्रांस यूरेनिक है ना, तो यहां से ही तो काउंट करना स्टार्ट करूंगा 93 से, और एंडिंग कितने पे करूंगा? अब वो क्या करेगा, इसमें आपको बीच में हो सकता है 118 की जगह 112 बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 112। तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग नंबर को क्या करना, कम ज्यादा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? फर्स्ट, ऑल एक्टिनोइड्स आर मैन मेड, रॉन्ग। 91, 90, 92 ये तो सब कैसे हैं? नेचुरली। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा अपना? गलत। सेकंड, in lanthanides last electron enters in 4f, definitely lanthanides are also known as 4f, actinides are also known as 5f, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही। थर्ड, नेपच्यूनियम ऑनवर्ड्स आर ट्रांसयूरेनिक, बिल्कुल राइट। नेपच्यूनियम 93 और 93 से ट्रांसयूरेनिक स्टार्ट। फोर्थ, लेंथेनम इज डी ब्लॉक, बिल्कुल सही बात है। हमने बोला था कि लेंथेनोइड का नाम लेंथेनम से है, बट दे आर नॉट लेंथेनाइट्स, क्योंकि वहां से सिमिलैरिटीज आ जाती। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा? फर्स्ट वाला। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। चलो अब ऐसा करते हैं, 10th पेज नंबर, उसी बिगनर्स बॉक्स का 13th पर क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट ऑफ द मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट होंगे? 7th पीरियड में, क्योंकि हमें 92 भी तो कहां से नजर आ रहा है? 7 से, और 118 तक सब किस में रह गए? 7 से। तो इसका मतलब कौन सा वाला अपना ऑप्शन हो गया इसमें? ठीक है, अब आइए आप पेज नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 29 पर 15। अच्छा, आप मेंशन करते जा रहे हो ना कि हम कौन कौन से क्वेश्चन करते जा रहे हैं। देखिए हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट रहेगा मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बिगनर्स बॉक्स, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, ये हो गया। इनऑर्गेनिक हो गई, मतलब बस हमारे मार्क्स हो गए पूरे। चलो देखिए 15 वाला, कौन सा है लेंथेनॉइड? पीएम। ठीक है, और साथ साथ कौन सा भी है बेटा? वो रेडियो एक्टिव भी है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 28। चलो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? फर्स्ट, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल है। क्या थे अपने मैजिक नंबर? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो ये फर्स्ट पीरियड है, तो सेकंड में 8 है सर, बिल्कुल है 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड पीरियड में 18 है, थर्ड पीरियड में 8 ही है। 18 तो कहां पर आया? फोर्थ से, तो ये रॉन्ग हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट है फर्स्ट पीरियड में 2 नॉन मेटल हैं, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर नॉन मेटल्स। और लास्ट क्या है बेटा? फोर्थ वाला, इन पी ब्लॉक मेटल भी हैं
नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बीच में आपने देखा हो फर्स्ट पेज पे ब्लैक कलर्स में, बोल्ड ब्लैक में, है ना, वो मेटलॉइड्स हैं। उसके लेफ्ट हैंड साइड मेटल, उसके राइट हैंड साइड नॉन मेटल। डन। चलिए अब आज से जो है हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अभी देखो कल हमने कितना सा लिखा होगा, उसमें तो इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, तो बढ़िया है। चलो आज से स्टार्ट करते हैं, और आज से हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब हम थोड़ा सा क्या चेक करें, हिस्ट्री, कि हम ये जो पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 1 पे देख रहे हैं, क्या वो शुरू से ही ऐसी थी? हाँ बेटा कुछ बोल। नहीं नहीं, हाइड्रोजन बेटा देखो मैं आपको एक चीज लिखता हूँ यहाँ पे। दो कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोजन के, है ना, NaH, ठीक है, और एक मैं बना लेता हूं HF। ठीक, अब देखो एक बार तो हाइड्रोजन किसके साथ है, मेटल के साथ। अब मुझे बताओ मेटेलिक कैरेक्टर हाइड्रोजन के पास ज्यादा है कि सोडियम के पास? अच्छा, क्या सोडियम कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा? इसका मतलब सोडियम तो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज लेगा, तो साथ वाले को कौन सा चार्ज कैरी करना पड़ेगा? अब बताओ इसका बिहेवियर कैसा है। अब HF पे आ जाओ, यहां पर इन दोनों का EN डिफरेंस है बहुत ज्यादा, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब EN डिफरेंस है। तो अब अगर हम देखें तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, इट मींस हाइड्रोजन कैन एक्ट एज बोथ मेटल एज वेल एज। और हाइड्रोजन के लिए तो एक बहुत फेमस है, नोमेडिक, आवारा। इट कैन बी प्लेस्ड विद फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज 17। इसलिए कुछ बुक्स में आपको हाइड्रोजन यहाँ भी दिखाई देगा फ्लोरीन के ऊपर, और उसके ऊपर ऐसे सर्कल किया हुआ होगा, वो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप उसको कहीं भी प्लेस कर सकते। अब देखो हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एक प्रॉब्लम जो उस समय भी थी जब ये चालू हुआ होगा, और आज भी है, और वो कौन है? इसकी पोजीशन आप फिक्स नहीं। कैसे फिक्स करोगे? जिसमें ड्यूल नेचर होगा उसको आप कैसे एक जगह रखोगे? वो हमेशा ही क्या करते रहेगा, कभी इधर और कभी उधर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। हम क्या करेंगे, कुछ साइंटिस्ट के नेम देख लेते हैं, एक एक लाइन में उनके काम देख लेते हैं, और दो दो लाइन में उनकी लिमिटेशन देख लेते हैं। क्योंकि जो उन्होंने किया वो बहुत मेहनत से किया होगा, पर हमने उसको एक ही लाइन में क्या कर दिया, समराइज। क्यों? क्योंकि अब हम कौन सी टेबल देख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म। अरे भाई हमारे पास तो पूरा डेटा है, अब किसी को भी उधेड़ सकते हैं, है ना। और हमें ज्यादा मजा किस कब आता है, जब हमें सब कुछ पता होता है और सामने कोई छोटे बच्चे की तरह बैठा होता है। आजा, खुद के समय हमने कुछ नहीं किया हो मान लीजिए, है ना, जब पहली बार आपने डिवीजन किया होगा, हमें नहीं आता, पर अब कोई छोटा बच्चा आपके पास डिवीजन आ जाए तो आप उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हो कि उसकी जान ही निकल जाए। नहीं करते हम, क्योंकि हमें आ गया, तो हम अपनी पूरी होशियारी उस पर ही दिखाएंगे। और फिर आपसे कोई कहते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर लो देखो फिजिक्स में, तो फिर हम कहेंगे कल बात करते हैं, अभी टाइम हो गया। तो एग्जैक्टली सेम, अब भी हम उनसे कम से कम 200 साल आगे हैं। कितने साल आगे हो गए? 200। यानी कि जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की होगी वो कब पता नहीं 1700 1800 में कर रहे होंगे, और हम 2000 में बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास अब पूरी नॉलेज है। तो हम क्या करेंगे, उनकी बातों को, जैसे हमने कोई मूवी देखी बहुत बढ़िया 3 घंटे की, तो आप बाहर के एक लाइन में निपटा देते हो उसको। आपको बुरी लगी ना तो एक ही लाइन में बोल दो कि बेकार, टाइम पे पैसा वेस्ट, सब खराब। और अच्छी लगी तो 2 लाइनें बोल दोगे, पर उसको बनाने में उसको साल लग गया। ठीक है, अब हम एवेंजर्स देख के आए, है ना, फाइनल वाला उसका पार्ट, उसको बनाने में बहुत टाइम लगा, पर हम 2 लाइनों में बोल सकते हैं, मजा आ गया। अरे भाई मजा आ गया, उसको 2 साल में मजा लगाया, तब जाके बनी वो। तो ऐसे ही हम जब किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके सारे काम को 2 लाइनों में सम अप कर देंगे, और फिर 2 लाइनों में उसकी बुराई भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री
लेवोइजियर। इन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उस समय, वो प्राइमरी उसमें, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इन्होंने जो डिवीजन किया बेटा, वो किस बेसिस पे था? फिजिकल, जैसे उनकी प्रॉपर्टीज देख के। क्योंकि अगर उस समय उनको केमिकल प्रॉपर्टीज का पता होता कि कौन डिसाइड करता है, तो फिर उनका काम उसी समय आसान हो जाता। अब आपको ये पता है कि हमें मालूम है कि किसी भी एटम में कौन केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। यही पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब उस समय उनके पास, उन्हें भी तो पता था कि आयरन में रस्ट लगता है। दिख तो रहा था ना कि आयरन जब बाहर पड़ा रहता है तो कुछ दिनों बाद उस पर क्या लग जाता है? रस्ट। पर उनको ये समझ में नहीं आया कि रस्ट के लिए इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। बस उनको रस्ट का पता कैसे लगा? कि वो थोड़ा सा ब्लड हो गया, थोड़ा सा उसकी चमक फीकी पड़ गई, तो उन्होंने लगा कि कुछ तो हो रहा है, नेचर के साथ कुछ रिएक्शन तो चल रही है, पर उन रिएक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये उनको पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने सारा का सारा क्लासिफिकेशन किस पे कर दिया बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सब पढ़ रखा है आपने। जैसे मेटल के नाम में ही छुपा हुआ है, एम स्टैंड्स फॉर मेलिबिलिटी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, टी स्टैंड्स फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए स्टैंड्स फॉर अलॉय फॉर्मेशन, एल स्टैंड फॉर लश्यर। तो यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी हो गई अपने पास? फिजिकल। क्या नॉन मेटल में प्रॉपर्टी मिलती है? क्या कोई नॉन मेटल हार्ड हो सकता है? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करता ना। तो इसीलिए उनका जो पहला डिवीजन है वो किस पर बेस्ड है? फिजिकल प्रॉपर्टी पर। आज तो हमें पता है, कोई आपसे पूछे बताइए मेटल की डेफिनेशन क्या है, आप बताओ वन लाइन में उसको कैसे जस्टिफाई करें कि व्हाट इज मेटल? क्या फिजिकल प्रॉपर्टी बोलोगे? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी तो धोखा दे जाएगी सर। तो फिर किस पे बोलोगे? जो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनाते हो उन्हीं को क्या बोला जाएगा? मेटल। और नॉन मेटल ठीक उल्टा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव या एनायन बनाते हो उन्हें हम बोलेंगे नॉन मेटल। तो ये एक्चुअल में मेटल और नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल यहां ले लेते हैं सोडियम और यहां ले लेते हैं क्लोरीन। तो आज हमें पता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। डन। उस समय नहीं पता था, इसलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? फिजिकल। और कुछ को रखा मेटल्स में, कुछ को रखा नॉन। ठीक है। लेवोइजियर सबको बता रहे होंगे कि देखो कितना बढ़िया क्लासिफिकेशन है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। पर कुछ ना कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते ही हैं जो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन लाते ही हैं जो सर को अटका दे। तो वो किसको उठा लाए? सर मेटेलॉइड। सर मेटेलॉइड को कहाँ रखेंगे? तो सर क्या बोलेंगे? आज की क्लास ओवर। तो यही हुआ। इनकी लिमिटेशन क्या है? मेटेलॉइड। तो आप इनकी एक लिमिटेशन लिख लीजिए, मेटेलॉइड्स। अच्छा, पूरी आगे पीछे की लाइन लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कि दे कुड नॉट प्लेस मेटेलॉइड्स, क्योंकि नीट में हिस्ट्री नहीं आती है ना। सीधे कहां से आता है? पेज नंबर 8 से। तो लेवोइजर के लिए क्या याद रखना है? केवल मेटल्स एंड नॉन मेटल, लिमिटेशन मेटेलॉइड, दैट्स ऑल। अब आ जाइए उनसे बड़े वाले प्राउड। इन्होंने तो सपने में ही काम कर दिए। प्राउड्स हाइपोथेसिस। अब देखो नाम में ही छुपा हुआ है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनेशन, ठीक है।
रात में सपना आया, सुबह उठ के बोल दिया बच्चों को, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, एवरी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ। बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों ने कहा वाह सर वाह, मजा आ गया, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, एक ही लाइन में आपने पूरे सबको सिपटा दिया, सब कुछ हाइड्रोजन से। फिर आपको मालूम है 2-4 कबाड़ी होते भी हैं, उनका क्वेश्चन, अच्छा सर सब कुछ हाइड्रोजन से? तो मान लो हम एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, मीठा हुआ? अगर उसमें 11 चम्मच डाल देंगे तो बहुत मीठा होएगा, कुछ और तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब सर हर एलिमेंट किसकी तरह होना चाहिए? हाइड्रोजन की तरह, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ। अब मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें याद है 11, तो इट शुड कंपोज ऑफ 11 हाइड्रोजन, इट मींस इट शुड कंटेन 11 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इट्स बिहेवियर शुड बी लाइक हाइड्रोजन। पर ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता। चलो ठीक है, तो इसको डाइजेस्ट कर गए कि यार बाद में पूछते हैं क्वेश्चन, इररेलेवेंट। ठीक है, दूसरा भी तैयार बैठा था कि पहले इसको निमटने दो फिर मैं पूछता हूँ, सर व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्या भाई क्लोरीन में क्या दिक्कत है? सर उसका तो फ्रैक्शन में है, आधा हाइड्रोजन कहाँ से लाए? आधा हाइड्रोजन कहाँ से आया? गुरुजी ने बोला क्लास ओवर। तो यहां पर इनकी लिमिटेशन क्या है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेज। एग्जाम्पल यहां लिख लेना आप बेटा, क्लोरीन। ऐसे तो बहुत सारे आपको याद है, अगर अपन पीरियोडिक टेबल में देखें तो मोस्टली के एटॉमिक मासेस किसमें है? फ्रैक्शन में ही है, क्योंकि उनके आइसोटॉप्स होते हैं और फिर हम उनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल विष्णु, साथ साथ लिख लो। अरे आप लोगों को मैंने अपना नाम बता दिया था ना, बाहर बोर्ड पे नहीं देखा आप लोगों ने? देखा था, मेरा नाम है अमित सिंगल, और सिंगल मेरा स्टेटस नहीं है, इट्स सरनेम, है ना? वो शुरू से ही बचपन से ही यही है। तो पुराने दोस्त तो अभी भी मजाक बनाती हैं, यू आर स्टिल सिंगल। तो भाई हाँ भाई स्टिल सिंगल, क्योंकि वो तो आजीवन वही रहने वाला है ना? तो मेरा पूरा ना, अच्छा आपको एब्रिविएशन में वहां मिलेगा AKS, है ना, अमित कुमार सिंगल। तो आप ध्यान रखना, अपन AKS के नाम से चलेंगे ना, ये तो अच्छा भी नहीं लगता। सिंगल सर आ गई क्या? कितना कितना अजीब सा लगे, सिंगल सर आ गए क्या? अब पहले तो मैं काफी मोटा भी था, तो दोस्त और भी बोलते डबल आ गया। तो चलो हो गया बेटा यहाँ पे, आप लिखते भी रहा करो, मैं तो क्या बात, मैं बोर होता हूँ तो आपसे बात करने लग जाता हूँ, आप लिखते रहा करो। चलो भाई थर्ड साइंटिस्ट को ले आते हैं, डोबेराइनर। आपको याद है कल दिखाई दिए थे कहीं डोबेराइनर? किसके साथ सेट हो रहे थे? बोर के साथ। कौन इनके बारे में गाना गा रहा था? रदरफोर्ड। दुख था ना उनको कि ये उनको छोड़ के किसके पास चला गया? बोर के पास। रदरफोर्ड और बोर का रिलेशन भी आपको याद होगा, 9th में आ गया था ये रिलेशन। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फंस गए थे, है ना? आपको याद है उन्होंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, है ना? और ये भी बोला था कि वो उसके आसपास घूमता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के आसपास। तो किसी ने पूछ लिया था कि वो गिरता क्यों नहीं है, याद है ना? किसी ने पूछ लिया था कि अच्छा
अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है तो भाई कभी ना कभी तो थक के इसमें गिर जाना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसको एनर्जी कहां से मिलती है, तो ये तो इसमें गिर जाना चाहिए था। और उन्होंने उसकी कंपैरिजन किससे कर दी थी, बिल्कुल आंख बंद करके, ऊपर देखो। क्या बोला था उन्होंने, ऊपर देखो, सन के चारों तरफ अर्थ भी तो रिवॉल्व करती है। तो जो वहां बैठे थे तो घबरा गए, सर वो मैक्रोस्कोपिक है, सेलेस्टियल बॉडीज जिनमें ग्रेविटेशन होता है, और ये तो इनका तो मास ही नेग्लिजिबल है, कहां कंपैरिजन कर दिया आपने। तो उनको तो अटैक आ गया था। और फिर आधे उन्होंने अपने स्टूडेंट को बुलाया था, बोर को, कि भाई मेरी जान तू बचाएगा, मेरी इज्जत तू रखेगा। और आधे बोर ने आपको एक अपना एक सिद्धांत दिया था, क्वांटाइज्ड वाला, कि एनर्जी रिमेन क्वांट। अब इतना प्यारा स्टूडेंट किसके साथ चला जाए, डोबे राइनर के साथ, तो बुरा तो लगेगा ही। तो चलो, डोबे राइनर क्या कर रहे थे, इन्होंने बनाया ट्रायड। क्या बनाया बेटा इन्होंने, ट्रायड। ट्रायड मतलब थ्री, पेयर ऑफ थ्री। अच्छा, इसमें क्या ध्यान रखना है कि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पेयर बनाए, ठीक है। एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन ट्रायड। तो पहली बात तो ये हो गई कि उन्होंने ट्रायड को सेलेक्ट करने के लिए किस बेसिस पर यूज किया, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज तो उस समय भी रही होंगी, पर उसका रीजन नहीं पता, ठीक है। तो यहां भी उन्होंने देख लिया कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब अगर ये तीनों अपने अपने ऑक्साइड बनाए तो बताओ क्या फॉर्मूला अलग होगा, एक जैसा होगा, Li2O, Na2O, K2O। हाइड्राइड बनाए, LiH, NaH, KH। तो यही पैरामीटर्स थे उस समय। तो जब हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम आ रहा है तो इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सेम। तो उनको मिलाकर उन्होंने क्या बना दिया, ट्रायड बना दिया। और ट्रायड में क्या कर दिया कि ए यानी कि फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम लगाया तो किसका एटॉमिक मास आया, बी का एटॉमिक मास आ गया। ये है ट्रायड, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख लीजिए इसमें, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इन ए ट्रायड of a triad is arithmetic या एवरेज मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। और वो हम यहां पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में देख सकते हैं। लिथियम हैविंग एटॉमिक मास 7, पोटेशियम 39। तो अब मुझे अगर सोडियम का निकालना होगा तो बेटा मैं कैसे निकालूंगा, 7 + 39/2, 23, और ये इसका एटॉमिक मास होता भी है। कोई डाउट हो तो बेटा बीच बीच में पूछते भी रहिएगा, है ना। क्या लिमिटेशन होगी, लिमिटेशन ये थी कि उस समय जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सबको इस तरह से अरेंज नहीं किया जा सका। देखो बातें बहुत सारी थी, पर हम उन सब में से एक मेन पॉइंट पिक कर रहे हैं। इनका मेन पॉइंट क्या है, ट्रायड। अब जब सारी बातें ट्रायड पे हो रही हैं तो हम सारे एलिमेंट्स को किस में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ट्रायड्स में। अब जब सारे ट्रायड सही होते तब तो मान लेते, पर सभी ट्रायड्स का रिजल्ट सही नहीं आया।
थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो एक्सेप्टेबल था, बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा था, इसीलिए इसको क्या किया गया, रिजेक्ट। ठीक है, तो आप यहां पर लिमिटेशन में एक लाइन लिखो, all known elements could not be arranged in triads. कभी कभी मैं बीच में से शॉर्ट लिख देता हूं, है ना, आप समझ जाना। पर इसके आते हैं क्वेश्चंस, और अपने मॉड्यूल में भी है बेटा। चलो देखते हैं कैसे पता लगाएंगे हम कि वो ट्रायड है भी या नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट केस, मस्ट बिलोंग टू सेम ग्रुप, वो एक ही ग्रुप के मेंबर्स होने चाहिए, अलग अलग नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम और फिर ले लिया सोडियम, तो इसका मतलब ये कोई ट्रायड नहीं है, क्योंकि इसका और इसका ग्रुप मैच नहीं हो। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, बताओ ये ट्रायड हो सकता है? क्यों? क्योंकि सर ये एक पीरियड के मेंबर हैं, एक ग्रुप के मेंबर नहीं है, तो आप इनको भी ट्रायड नहीं बोल सकते। पेज नंबर 8, बिगनर्स बॉक्स 1, क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, पेज नंबर 8 ही होगा, है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखेंगे, यस और नो में से? रीजन क्लियर है? ठीक है। अब जैसे आपने यहां लिखा ना, तो यहीं पर ही आपके पास दूसरे कलर का कोई पेन हो तो यहां पे लिख दिया करो, बिगनर्स बॉक्स 1, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से अपने नोटबुक में भी पहुंच जाएंगे, उनका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब मान लो एक ही ग्रुप से आ गए, तब सर फिर क्या होगा? मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, दे ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुप, क्या तब भी वो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ये तो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, क्या सर ये ट्रायड बन जाएंगे क्या? तो फिर यहां पे हमें कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करनी है। गैप, किसका गैप? एटॉमिक नंबर का। गैप ऑफ जेड, जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, बिटवीन ट्रायड मस्ट बी सेम। या तो गैप कितने कितने का हो, 8 8 का, या गैप कितने कितने का हो, 18 18 का, या 32 32 का। तो फिर क्या होगा, वो ट्रायड बनने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब यहां देखो गैप, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, लिथियम और ये 11, देखो पहला गैप कितने का है और सेकंड गैप, सो दे कुड नॉट बी ट्रायड, नहीं हो सकता ना। ठीक है, कुछ और लेके देखते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक, तो आपको ये तो याद नहीं है सर, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर मुझे याद नहीं है, तो इस पूरे ग्रुप को बना लो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और
बिस्मत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 7th पीरियड को इनकम्प्लीट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, अब मुझे मालूम है इसका नंबर तो याद ही रहता है 7। अच्छा, ये किस पीरियड का मेंबर है? सेकंड का। इसका नंबर याद ही है 10। तो ये किसका हो गया बेटा? तो ये गैप कितने का है? तो यहां भी कितने का गैप आएगा? 8 का। और फिर ये गैप 18 और ये गैप। तो मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि यहां पर ये ट्रायड बन सकता है। भाई आप इसको किससे रिलेट करके देखो? इनर्ट गैस से। आर्गन के बाद कौन आएगा? क्रिप्टॉन। ठीक है, 36। बताइए कितने का गैप है? 18 का। फिर इसके बाद जिनॉन 54। कितने का गैप है? 18। तो भाई जब यहां 18 का गैप है तो यहां भी वही होगा, क्योंकि वो भी तो उसी पीरियड को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यहां पर ये एक ट्रायड बन सकता है। क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक ट्रायड बन सकते हैं? नहीं बनेंगे ना, क्योंकि ये गैप और ये वाला गैप बेटा, तो गैप तो अनइक्वल है, तो ये ट्रायड नहीं हो सकता। पहले आप समझ लो कि ट्रायड को आइडेंटिफाई करना आया है कि नहीं। मैं वापस से बोलता हूं, फॉर ए ट्रायड दे मस्ट बिलोंग टू सेम ग्रुप। डन। तो पहला टारगेट क्या रहेगा? ग्रुप देखना। ग्रुप देखना आता ही है, कल हमने सारे किससे याद किए थे? मोस्टली ग्रुप से ही किए थे। ठीक है। सेकंड, अगर ग्रुप सेम होगा तो फिर मैं क्या देखूंगा? गैप। गैप किससे देख लूंगा? मैजिक नंबर से। मैजिक नंबर का आइडेंटिफिकेशन किससे करूंगा? पीरियड से, कि भाई उस पीरियड में गैप फर्स्ट और सेकंड के बीच जितना होगा वही उन दोनों के बीच में भी मेंटेन रहेगा। डन। कोई डाउट इस बात को लेकर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये लिख लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस जल्दी से मॉड्यूल्स का था बेटा। सारे ट्रायड बन जाएंगे, बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत सही बात पकड़ी है। अगर ये ट्रायड है तो बताओ कौन कौन से ट्रायड हो जाएंगे? सारे ही। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो भाई कार्बन वाली में सिलिकॉन और, तो ये सब क्या बनते जा रहे हैं? ट्राइड। बिल्कुल। अब आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे ताकि उससे हमें क्या पता लगेगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस मॉड्यूल में ट्राइड के बेसिस पर गिवन है। स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन में सब स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलते जाऊंगा, आप उससे अपने नोटबुक में पहले नोट कर लो और फिर हम उन क्वेश्चंस को पीछे जल्दी जल्दी देखते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3, बिगनर्स बॉक्स 1। पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे? आप इसको ऐड करोगे और फिर किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। देख लो मैथमेटिक्स करके, आ जाएगा ना। क्या आएगा आंसर? डी। ठीक है, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, आप ही देख लेना ना। नेक्स्ट आओ फोर्थ पे, पेज नंबर 8, बिगनर्स बॉक्स 1, क्वेश्चन नंबर 4। जिस बच्चे को भी जरा सा भी डाउट रहे इस बात को लेकर, सर मैं ट्राइड नहीं देख पा रही हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, इंस्टेंटली पूछ लेना बेटा, है ना। अभी तो ट्राइड के सारे रूल बोर्ड पर ही चल रहे हैं। आइए फोर्थ में, कौन सा ट्राइड नहीं बना सकता? सेकेंड। क्यों? क्योंकि गैप एक बार तो 18 का है ना, और एक बार 8 का है, तो वो गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। गैप बिल्कुल कैसा होना चाहिए? सेम। डन बेटा। चलो, ऐसे ही आप क्या कौन सा क्वेश्चन में मार्क कर लो अब? फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ सिक्स्थ कर लिया और 10th हो ही गया अपना। अब आइए पेज नंबर सीधे 28 पर।
2, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 2. 5 2 5. सबसे बढ़िया तरीका है नोटबुक में लिखिए जहां आप क्या पढ़ रहे हो, ट्राई, क्योंकि आपको वहां पर हमेशा ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल में तो फिर आपके चक्कर पड़ जाएगा कि कौन से पेज नंबर पर है। पर आप अपनी इसके साथ कोऑर्डिनेट करके रख लो, जहां टॉपिक है वहीं क्वेश्चन नंबर लिख लो कि सारे क्वेश्चन यहाँ यहाँ मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो आप कौन सा नंबर लिखेंगे, 2 5 8, 2 5 8, 16, 2 5 8 एंड 16. बस ये हो गए, 3 कर लेंगे। चलो आगे बढ़े। अब आइए इनसे एक स्टेप आगे चलते हैं, और वो है न्यूलैंड म्यूजिशियन। और उसको हम किन नाम से जानते हैं बेटा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। भाई इनसे पहले वालों ने तो ट्राइड चलाया, इन्होंने बोला काय का ट्राइड, आगे बढ़ो ऑक्टेव पे आओ। यानी कि अब यहां पर इनका सारा का सारा किस पर बेस्ड होगा, ऑक्टेव पर, ठीक है। अब यहां पर बहुत सीधा कंसेप्ट है कि व्हेन यू अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, नंबर कब आएगा पहली बार, मोजले। नंबर का यूज कौन करेंगे, मोजले। अभी किसका यूज चल रहा है, मास का यूज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूलैंड क्या बोलेंगे हमसे कि व्हेन यू अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एवरी एट्थ एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट, चलो देख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम, उस समय तक कौन नहीं आए थे, इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। तो वो बोले कि व्हेन यू अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट, लिथियम विद सोडियम, बेरिलियम विद मैग्नीशियम, ऐसे रिपीटेशन होगा, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स, सारे गामा पा धा नी सा, तो किस नंबर पे आता है, 8 पे। अब उन्होंने हिंदी में थोड़ा ना गाया होगा, हाँ वो तो लैटिन में थे, अनु मलिक थोड़ा ना है जो सारे गामा पादा नीसा करेंगे, वो तो लैटिन में गाएंगे। तो उन्होंने गाया डोरेमी फासो लाती, डोरे में फंसा के लाती, तो डोरेमी फासो लाती, ऐसे याद कर ले, कहीं पूछने वाला कोई है नहीं, है ना। तो लैटिन गाना भी सुन लिया अपन ने, और इंडियन तो आते ही अपने को। तो अब समझ गए मेरी बात, लिखिए एक लाइन है, फिर वापस डोरेमी आएगा ना। अब इससे ज्यादा थोड़ा ना आता अपने को, अपने को तो सारे गामा ही पूरा नहीं आता, डोरेमी फासो लाती के आगे पता नहीं क्या चलता होगा, उसका भी मीनिंग अपन तो गलत निकाल रहे हैं, है ना। तो अब लिखो, एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट्स properties with first element in octave। लिखूं क्या डोरेमी फासोला थी, क्या मजा ही नहीं आएगा ना, सुनने में ही अच्छा लग रहा था। अब देखो कितना टाइम निकल चुका है, 1817 में डोबे राइनर ने बोला, और ये 1865, कितना समय निकल गया, तब जाकर डोरेमी फासोलाती आया है। अब इतने सालों में 49 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। अब कोई 49 ईयर्स में काम करके आएगा
तो फिर वो उसको कितना ज्यादा वो होगा कि मेरे पहले सब बेकार थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। देखो कितना आसान था, लाइफ में ही छुपा हुआ था। रोज हम संगीत गाते हैं बच्चों के साथ, वो गाते होंगे रोजाना, और वहीं से आइडिया होगा, तो उन्होंने उस समय बनाया। तो ये क्या हुआ, थोड़े से प्राउड ही हो गए। इन्होंने बोला फ्यूचर में कभी कोई नया एलिमेंट आएगा ही नहीं, बात ही खत्म कर दी। बोलो स्टूडेंट कितने खुश होंगे, अरे वाह सर गजब, कोई आएगा ही नहीं। अब आज हम देख के हंसते हैं, अरे आप तो 30 पे रुक गए, 33 पे, आज कितने हो गए, 118। जब भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ होगा, सब लोग किसको देखते होंगे, न्यूजीलैंड। ठीक, चलो यहां तक ठीक था। सबसे बड़ी दुर्घटना कब हो गई, जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो, ऑक्टेव ही खत्म हो गया, क्योंकि अब रिपीटेशन कितने पे आएगा, 9 पे। अगर मैं यहाँ नियॉन लगा दूं तो ये रिपीटेशन किस पे चला गया बेटा, फिर तो ऑक्टेव का नाम ही खत्म, आप किसी का नाम ही खत्म कर दोगे, फिर बचा ही क्या, चतुर्वेदी को द्विवेदी लिख दोगे तो उसका तो नुकसान हो गया दो का, है ना। ऐसे ही अब ऑक्टेव का नॉन इन तो बन नहीं पाया और ऑक्टेव भी खत्म हो गया, पर हम इन्हें बड़ी इज्जत से याद रखते हैं कि इन्होंने क्या दिया, ऑक्टेव। लिमिटेशन लिखे इनकी, अब ये बात तो नहीं लिखे ना कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, अच्छा नहीं लगे, बहुत बेइज्जती होगी। कम लिखते ना, लिखो एक लिमिट, दो लिख लो। फेल आफ्टर कैल्शियम, ऑक्टेव फेल आफ्टर कैल्शियम। अब कैल्शियम कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो चलो इसको तो कंटिन्यू कर देते हैं। क्यों हो गया कैल्शियम के बाद फेल, बताओ। डी आ गया, और डी के तो साथ ही कितने एलिमेंट आएंगे, 10, तो रिपीटेशन की तो बात ही बंद कर दो आप। ठीक है, तो किसके बाद फेल हो गया बेटा, कैल्शियम के बाद। यानी कि हैवी एलिमेंट्स को आप ऑक्टेव में अरेंज नहीं कर सकते। देखो जब भी कोई बात बोली जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो उसी समय के लिए रहती है, उसका यूज आगे भी किया जाता है। जैसे हम अगर इनका कोई लॉ पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले इसको किस पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे, प्रेजेंट सिनेरियो में। और जब वो प्रेजेंट सिनेरियो में सही नहीं होगा तो आप एक ही लाइन में बोल दोगे अरे सब बेकार किया था, उस समय ठीक रहा होगा पर अब क्या हो गया है, बेकार हो गया है। क्यों, क्योंकि अब बीच में इतने सारे चेंजेस हो गए। तो इसलिए हम शुरुआत में जब देख रहे थे तब सही था, पर बाद में आके क्या हो गया है, बेकार हो। और बेकार कहां से होना स्टार्ट हो गया, कैल्शियम के बाद से। और बाकी बड़ा सारा डेंट कब लग गया, तो आप लिखो एक और लिमिटेशन, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज, octave no longer exist, octave no longer exist। ठीक है, न्यूलैंड, लॉथर मेयर, कहानी बताता हूं, न्यूलैंड, लॉथर मेयर जो आएंगे, उसके आगे कौन आएगा, मेंडेलेव। तीनों कंटेम्पररी हैं। कंटेम्पररी का मतलब तीनों एक ही टाइम पीरियड के हैं। जैसे अपने पास भी अलग अलग सिंगर होते हैं ना, हनी सिंह, बादशाह, और एक और ले लो कोई, भूमिया, है ना, ऐसे भूमि है ना कुछ है, हाँ। अब ऐसे तीन हो गए तो हमें कभी कोई पसंद आता है ना। जैसे हनी सिंह अपने टाइम पर एक पीक पे थे, फिर अब उनका नाम थोड़ा कम हो गया, बादशाह आगे निकल गए। तो हमें क्या हुआ कि ये तीनों भी एक कंटेम्पररी चल रहे हैं, एक तरफ न्यूलैंड, एक तरफ लॉथर मेयर, और फिर इनके आगे कौन आएंगे, मेंडल। तीनों कंटेम्पररी। अब तीनों में होड़ लगी हुई है ना, कि कौन जल्दी से किसको अरेंज करेगा, एलिमेंट्स को। बाजी कौन ले गए, न्यूलैंड। इन्होंने जल्दीबाजी में पिक्चर रिलीज कर दी कि भाई ऑक्टेव के साथ, पर पिट गई। इनसे सबक लेंगे कौन, लॉथर मेयर।
और सबसे ज्यादा आराम से कौन आएंगे? उन्होंने कहा दोनों को अपना काम पूरा कर लेने दो, फिर मैं देखूंगा कि कहाँ पिटे और मैं उसको इम्प्रूव करके बढ़िया निकालूंगा। तो आपको याद है मेंडलीव को ही हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सही से काम किया, है ना। अब इन्होंने तो ये काम कर दिया, चलो अब लॉथर मेयर को भी देख लेते हैं। अरे न्यूलैंड के भी क्वेश्चन हैं, जल्दी से नंबर मार्क करो। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 7 and 8 बोथ। पहला टेस्ट है 28 को, क्वेश्चन आएंगे इस तरह के ही, इसलिए हम इन क्वेश्चंस की क्या करते जा रहे हैं? प्रैक्टिस। क्या हो गया? नहीं नहीं, पूरा कैसे देंगे? नहीं, जितना मैं तो ज्यादा पढ़ा दूंगा पर देंगे कम, है ना। पहला टेस्ट है ना, इनऑर्गेनिक का तो पहला टेस्ट है, पहली बार में इतने नंबर लाना कि बस। लॉथर मेयर्स कर्व, पहले अब इनकी बात सुन लेते हैं। इन्होंने देखा कि न्यूलैंड ने तो यार बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों के दिमाग से डर ही निकाल दिया कि एलिमेंट्स को भी सारे गामा में सेट कर सकते हैं। लोगों में केमिस्ट्री का वो ही नहीं बचा, रेस्पेक्ट। तो इन्होंने ज्यादा कमा दिया रेस्पेक्ट। कैसे ज्यादा कमाया? इन्होंने ग्राफ में समा दिया उनको। इन्होंने क्या बनाए? ग्राफ। अब आप सोचो, जब लोग म्यूजिक ही नहीं समझ पा रहे, ग्राफ कहां से समझेंगे? आपने भी देखा होगा, आपको सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन किसका लगता है? ग्राफ। ये क्या है? पहले तो इसको देखो, फिर इसको समझो, फिर क्वेश्चन देखो, बहुत टाइम खर्च होता है ना। अब मान लीजिए आप कोई मोबाइल लेने जाए और मोबाइल के फीचर आपको कोई ग्राफ में बता दे, तो आप कहेंगे भाई मैं मोबाइल खरीदना है, रॉकेट नहीं। ठीक है, हम मोबाइल खरीदने जाते हैं, हमारे 2-3 फीचर काम के होते हैं, बैटरी बता दो, कैमरा बता दो, बस हो गया काम। ठीक है, अब कोई उसमें प्रोसेसर बताने लगे, कुछ और बताने लगे, हम कहेंगे भैया ये पता कितनी देर चलता है, हम तो उसी से समझते हैं। अगर ये मोबाइल पूरा दिन निकाल देगा तो इसकी बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया, इसके फोटो हमें अच्छे लग रहे हैं खींचने पे तो ये और बहुत बढ़िया। डीएसएलआर में भी हमारा फोटो बेकार आ रहा हो, डीएसएलआर में भी हमारा फोटो बेकार आ रहा हो, तो मान ली तो वो भी बेकार। तो बिल्कुल यही हुआ, इन्होंने बनाए ग्राफ। तो सबसे पहले बहुत बढ़िया काम किसने किया? लॉथर में। पर लोगों को समझ ही नहीं आया। प्लॉटेड ग्राफ, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किए? फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्सेस एटॉमिक मास। किन के ग्राफ बना दिए इन्होंने? फिजिकल प्रॉपर्टीज के। भाई देखो, मैथमेटिशियन आदमी होंगे, आपको याद है केमिस्ट्री का तो ओरिजिनली कोई साइंटिस्ट है ही नहीं, सब कहां से निकल कर आए? फिजिक्स से। और फिजिक्स वाला तो मैथ्स पढ़ता होगा और वो अपने हिसाब से चलता है। मोजले खुद ही क्या थे? फिजिशियंस थे। उन्होंने तो देखा कि यार केमिस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, लो सॉल्व कर देते हैं, तो उन्होंने सॉल्व कर दिया, टाइम था तो। बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया? ग्राफ का यूज किया। अब जब ग्राफ का यूज किया तो ग्राफ कुछ ऐसा है, बहुत फेमस ग्राफ है, मास का किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। हमारे सिलेबस में बेटा एक यही ग्राफ है ना, आपको ग्राफ देख रहा है, जिगजैग जिगजैग, पहले अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, ऐसे बस ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखकर हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन लगाना है, ये देखो बोर्ड पर, इसके क्वेश्चन बन जाता है। ये बताओ कि जब मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जब मैं किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिथियम वाले पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं, ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर चेंज होगा?
क्या लिथियम का शेल नंबर 2 और बेरिलियम का शेल नंबर बढ़ जाएगा? 2 ही रहेगा। तो अब आप सोचो, जब उसी साइज में पहले एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? छोटा। क्यों? क्योंकि पहले तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन आया होगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा प्रोटॉन। तो आप देखो यहाँ पे क्या इंक्रीज होते जा रहा है? चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन को, और चार्ज तो कंसंट्रेटेड है भाई, चार्ज तो एक ही जगह जा रहा है, और जबकि इलेक्ट्रॉन तो इंडिविजुअल आ रहा है और ज्यादा भी बड़ी जगह पर है। तो धीरे धीरे साइज क्या होने लगता है? कॉन्ट्रैक्ट। हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और उससे साइज डिक्रीज होता है। तो अब यहां पर अगर मैं एक पीरियड में मूव करता हूं तो सबसे बड़ा साइज किसका आएगा? फर्स्ट ग्रुप का। हर पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? फर्स्ट ग्रुप का। तो जितने भी पीक पोजीशंस हैं उन पर कौन आएंगे? फर्स्ट ग्रुप। समझ में आया क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लेफ्ट टू, अच्छा इसको आप लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम दोनों देख लो। अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तब भी साइज इंक्रीज हो रहा है, और मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा तो लिथियम का साइज बढ़ा और बेरिलियम का साइज छोटा। ठीक है। और फिर जब आगे बढ़ूंगा तो ये डिप आया, ठीक है, और यहां पर वापस से चढ़ाई चढ़ेंगे तो यहां पर उनको कौन मिले? हेलोजेंस। यानी कि उन्हें ये नजर आया कि जब मैं, अब चलो इसको ना एक ग्राफ बना लेते हैं। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये लिथियम, तो बेरिलियम का बेटा साइज कम हो, ऐसे कम होते रहेगा, कम होते रहेगा। ठीक है। तो ये ग्राफ वही तो बनाया मैंने, इसी पोजीशंस पर ही तो मुझे कौन नजर आ रहे हैं? लिथियम, बेरिलियम। अच्छा बीच में डी ब्लॉक आएगा, उस समय डी ब्लॉक का अलग से ब्लॉक नहीं था, तो यहां पर उनको कौन मिले? मेटेलॉइड्स। और साथ में कौन मिले? ट्रांजिशन। ठीक। और ट्रांजिशन से थोड़ा बड़ा साइज किसका लग रहा था? हेलोजेंस का। इसीलिए देखो ये डिसेंडिंग पोजीशन पे और ये असेंडिंग। टोटल कितनी पोजीशंस दिख रही हैं बताओ आपको? 4। मैं मार्क कर दे रहा हूं, पीक, ये पीक, ठीक है, डिसेंडिंग, फिर बॉटम, और फिर असेंडिंग। ठीक है। पीक पे बताओ। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। क्यों बोलते हैं? कोई एक जना बोलो। बेसिक नेचर। एल्कली स्टैंड्स फॉर बेसिक। उनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। डिसेंडिंग, लिथियम से छोटा साइज किसका होगा भाई? बेरिलियम। यानी कि फर्स्ट ग्रुप से छोटा साइज सेकंड ग्रुप का। तो यहां पर मुझे कौन मिल रहे हैं? सेकंड ग्रुप। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब फर्स्ट अगर मैं लॉन्ग फॉर्म में चलूं तो 1 लिखूंगा, और अगर मैं मॉडर्न में चलूं तो फर्स्ट ए लिखूंगा। तो यहां क्या लिखूंगा बेटा? सेकंड ए। ठीक है। बॉटम पे मेटेलॉइड्स और ट्रांजिशन, उस समय ए और बी थे बस, ट्रांजिशन का अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। फिर अब चलेंगे, है ना, यहाँ पे मेटेलॉइड्स। अभी मैं इसको दोबारा से लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझाने के लिए बनाया है ना, अभी तो गिच पिच हो गया सब। और लास्ट में कौन आ गए? हेलोजेंस। हेलोजेंस का ग्रुप नंबर बोलो। 17 या 7A, या इनको क्या भी बोलते हैं? हेलोजेंस। डन। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? ये 2 लाइनें लिखनी है, प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास। फिर ये ग्राफ बना लो। बना लिया ग्राफ? बना लीजिए ग्राफ।
आयुषी बेकार हो गया तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश अ लॉजिकल रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास, देन द पर्सन विल बी लॉथर मेयर। अच्छा, हु इज द फर्स्ट पर्सन, अभी तक तो मैंने जो पढ़ा है ना उसी में से पूछा। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी न्यूलैंड, क्योंकि रिपीटेशन ही तो होता है पीरियोडिसिटी, और रिपीटेशन का क्रेडिट किसको देते हैं हम? इसका मतलब न्यूलैंड के लिए आप एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या बोल सकते हो? पीरियोडिसिटी। तो लॉथर मेरे के लिए क्या बोलोगे? रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास। और जब मेंडलीव आएंगे तब दोनों, उन्होंने क्या किया? दोनों, उन्होंने दोनों का यूज किया। ऐसे बना लीजिए ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ग्राफ। कल का कोई शेड्यूल आया होगा? नहीं नहीं, कल थोड़ा सा चेंज है क्लास में। कल सर लेंगे ना ये वाली क्लास, उनका कुछ पोर्शन छूटा हुआ है शायद आपका, तो कल सर कंप्लीट करेंगे। तो अपन जो है अब कब मिलेंगे? वीकेंड के बाद। ठीक है, 2 दिन वीकेंड बनाएंगे, मंडे को मिलेंगे। तो तब तक आप क्या कंप्लीट करके बैठोगे? ये सब हिस्ट्री और मेंडलीव को थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि मेंडलीव दे तो रखा है अपने को, थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना, उन्होंने बहुत काम किया बेटा। चलो आ जाओ पीक पे। ये लिख लिया? जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट या फिर फर्स्ट ए, और कॉमन नेम एल्कली मेटल्स। डिसेंडिंग सेकंड, सेकंड ए, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बॉटम इधर मेटेलॉइड्स एंड ट्रांजिशन। और डिसेंडिंग पर 17 7A, और दे आर नोन एज हेलोजन्स। न्यूलैंड वाले क्वेश्चंस जो थे नेहा, वो थे पेज नंबर 8 पर, 7th 8, और एक्सरसाइज 1 में 3, बस 3, ये 3 क्वेश्चन है। साइज ज्यादा नहीं हुआ, वो ग्राफ है। ओमकार ग्राफ देखो बेटा, पेज नंबर वापस से 5 पर। बेटा वो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है ना? तो वो एक पीरियड के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो मैंने एग्जांपल लिया था कि एक पीरियड में ऐसा होगा, ठीक है ना। बट वो क्योंकि उन्होंने समराइज करके ग्राफ बनाया है तो वो ऐसा लग रहा है आपको। नेहा बोला ना बेटा अभी क्वेश्चन नंबर, मीनल अभी बोले थे। तुम्हारे भी नाम होंगे इसमें एक आध, ऐसे मिलते जुलते नाम नहीं है? ओमकार, नेहा, खुशी। चलो अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी इनके साथ? इनके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है? समझ ही नहीं आया, बात ही इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि समझ ही नहीं आई।
है ना। जैसे हम किसी बहुत समझदार आदमी के पास चल जाए, महात्मा जी के पास, तो वो ऐसी बातें बोलते हैं हमारे सर के ऊपर से। अब बात तो अच्छी बोली, सुनने में बहुत मजा आया, और वाह, समझ में कुछ नहीं आया। जैसे हम शुरू में इंग्लिश मूवी देखने गए, तो एक्शन देख के आ गए, जेम्स बॉन्ड की मूवी देखने गए, स्टोरी तो कुछ समझ ही नहीं आई, पर हाँ एक्शन बहुत शानदार थे, तो बहुत अच्छा लगा हमको। बाहर आके हमने दोनों ने बात करी, वाह यार। फिर चुपचाप से पूछा स्टोरी क्या थी। अरे वो क्या यार, पता ही नहीं लगा क्या बोल रहा था, इतनी इंग्लिश बोल रहे, एक्सेंट भी अलग, कुछ समझ में नहीं आया नीचे। और उस समय तो सबटाइटल आते भी नहीं थे, अब आने लगे सबटाइटल। पूरा जीओटी देख डाला, है ना, वो भी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, पर देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। जो भी चल रहा है सब ठीक है। तो बिल्कुल यही बात किसके साथ हुई, कि लोगों को इनका काम अच्छा बहुत लगा, समझ नहीं आया। अच्छा मान लो कोई इनके पास जाता कि सर, लोथर सर, प्लीज टेल मी अबाउट मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी, तो ये क्या कहेंगे, छोटू ग्राफ लिया। किसका ग्राफ लाऊं सर, अरे मेल्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है। सर बॉइलिंग पॉइंट, दोबारा ग्राफ लिया, किसका, बॉइलिंग पॉइंट। अरे भाई हर एक प्रॉपर्टी के लिए अगर ग्राफ खोलेंगे तो पहला ग्राफ ही समझ में नहीं आया, आगे के चार ग्राफ कैसे समझेंगे। तो कई बार आपको सेम आपके साथ कांड हुआ रहा है बायोलॉजी में। याद करो, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसको मरने के कई सालों बाद लोगों ने क्रेडिट दिया, मेंडल। वो भी अपने समय से आगे चल रहे थे ना, लोगों को उनकी बात ही समझ में नहीं आई। जबकि कई 70-80 सालों बाद लोगों ने बोला, अरे ये बात तो बहुत पहले ही बता चुके थे। लोगों ने कहा हमारे समझ ही नहीं आई क्या बताया था। तो एग्जैक्टली सेम हुआ, लॉथर मेयर ने बहुत अच्छा काम किया, बट ग्राफ वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो एक ही लिमिटेशन लिखो, उनकी नहीं है वो लिमिटेशन, हमारी है, वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ग्राफ वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, graphs were difficult to understand, graphs were difficult to understand. Done? अब हम किसकी बात करते हैं आज, मेंडलीव की। इनके क्वेश्चन है ही नहीं शायद, समझ में नहीं आया ना क्या बनाना है, देखते हैं चलो। भाई बिगनर्स बॉक्स 1 में तो इनका कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा आप है ना पेज नंबर 5 पे आइए सब लोग, इनकी एक लाइन पढ़ते हैं। अब तक के जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज्यादा लाइन इन्हीं के बारे में लिखी हुई है। और सबसे लास्ट वाला वो पढ़ लीजिए आप, जो ग्राफ के ठीक ऊपर दे रखा है, पीरियोडिक फंक्शन, मन में पढ़ो। देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि पीरियोडिक फंक्शन, मीनिंग समझना। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है जिसकी वजह से रिपीटेशन आता हो। तो हम रिपीटेशन देख रहे हैं, पर अरेंज किस बेसिस पे करते हैं, मास के बेसिस या वेट के बेसिस पे। तो जब आप अरेंज करोगे तो एक पर्टिकुलर गैप के बाद रिपीटेशन आया, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया, जो बेस था। और हमारा बेस क्या चल रहा है अभी, एटॉमिक वेट। वही लाइन, सबसे पहले पीरियोडिक लॉ किसने दिया, लॉथर। तो लॉथर ने बेटा बहुत काम किया, है ना। पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई इनको समझने में, इसलिए हमने इनको बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं दिया। कौन कौन कंटेम्प्रेरी हैं, न्यूलैंड, लॉथर मेयर, और अब आएंगे फादर। फादर कौन है हमारे, मेंडलीव। अब इनके बारे में थोड़ी सी पहली बात सुन लेते हैं, फिर लिखेंगे, इसमें टाइम लगेगा। हाँ बेटा, आगे क्या, एक्सरसाइज 1 में। अरे भाई आओ सब लोग, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन मिला है उनका। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है आपका, रिया वर्मा के नाम पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 29। इसकी इसने भी डिस्कवरी की है, मैं जब से ढूंढ के चला गया मैंने कहा नहीं है कोई क्वेश्चन। आप में से कोई उड़ीसा से है, हाँ भाई है उड़ीसा की, पूछ रहा है कोई।
उसमें पूछ रहा था, जैसे अपनी टीम जाती है ना इंडिया की खेलने, तो मान लीजिए हमारे ही सिटी का या हमारे स्टेट का कोच, जिसमें खुश हो जाते हैं हम, है ना, अरे वाह ये दिल्ली का लड़का खेल रहा है ना, भले अब वो जितनी देर खेलेगा उतनी देर तो हम उसको और ढंग से देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे उसका भी अफेक्शन हो रहा है कि देखो सर को उड़ीसा का है क्या। चलो अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। कोई डाउट आएगा? क्या पूछा है? असेंडिंग, असेंडिंग पर कौन है बेटा? हेलोजन। अच्छा मेंडलीव की बात कर रहे थे। इस समय न्यूलैंड फेल हो चुके हैं, लॉथरमेयर समझ से बाहर हो चुके हैं, तो फिर कौन आते हैं? मेंडल ने सोचा यार लोगों का काम थोड़ा आसान किया जाए, है ना, परेशान हो रहे हैं लोग, ये टेबल को लेकर बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। तो मेंडलीव ने क्या क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने किसका यूज किया? पीरियोडिसिटी का। उन्होंने किसका यूज किया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन। और सबसे पहले टेबुलर फॉर्म भी किसने बनाया है? तभी इनको अच्छा क्रेडिट मिला है। ये क्या था कि अपनी मैडम को लेने जा रहे थे घर, ट्रेन में बैठ के, भाई जैसे गर्मी की छुट्टियों में चली जाती है ना मैडम, वो चल गई होंगी, फिर इनको फोन किया आ जाओ लेने, टाइम हो गया, तो मन मार के लेने जा रहे हैं। तो इन्होंने कार्ड पे हर एलिमेंट का, उस समय 63 एलिमेंट्स आ गए थे बेटा, तो उन्होंने क्या किया कि रास्ते में टाइम पास करने के लिए घर से ही कार्ड बना के ले गए, है ना। देखो कई बार डिस्कवरीज भी कैसे ना इंसिडेंटली होती हैं। 63 कार्ड्स बनाए, सब पे उनका क्या लिखा? एटॉमिक मास, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज। और एक खास काम किया, हर एलिमेंट को किससे रिएक्ट कराया? ऑक्सीजन से, और क्या बनाया? ऑक्साइड। और हर एलिमेंट को किससे भी रिएक्ट कराया? हाइड्रोजन से, और क्या बनाए? हाइड्रोजन। देखो कहीं ना कहीं ये समझ तो गए थे कि भाई मेरे साथ के दो लोग फेल हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक चल। अब मिस्टेक वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार ये एटॉमिक मास से तो गड़बड़ हो रही है सबके, तो अपन क्या करते हैं कि कुछ रिएक्शन भी देखते हैं। तो उन्होंने हर किसी को किससे रिएक्ट कराया? ऑक्साइड से और हाइड्राइड से, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में तो बहुत कुछ पता लग गया था, और ऑक्सीजन बहुत कॉमन होता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लंबे समय में जाके ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, बहुत लीस्ट रिएक्टिव हैं, पर बाय द टाइम कुछ ना कुछ रिएक्शन कर ही जाते हैं। तो उन्होंने इन दोनों की रिएक्शन करवाई और उनसे बनाए फॉर्मूला। चलो देखते हैं। मान लीजिए सोडियम है, तो बेटा सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? Na2O। और हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? अब यही पोटेशियम के साथ देख लो, K2O और KH। तो दोनों में क्या नजर आ रही है हमें? सिमिलैरिटी। तो उनके पास दो पैरामीटर हो गए ना केमिकल प्रॉपर्टीज के, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड। तो उनको समझ में आ गया कि जो एक जैसे फॉर्मूला बनाते होंगे वो जरूर से जरूर एक ही ग्रुप में रखे जाने चाहिए। अब बताओ यहाँ आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना कि +1 है, ये +1 है। अब मान लीजिए बेरिलियम आ जाए, +2 आएगा, अपना हाइड्राइड बनाए तो फिर +2 आएगा, BeH2। अब बताइए इसको इसके बाद ही तो रख सकते हैं हम, यहां तो नहीं रख सकता। तो उनके पास धीरे धीरे से क्या किया, 63 कार्ड्स को जब उन्होंने अरेंज करना चालू किया इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तो उन्हें मिले 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। तभी तो पहली बार टेबल जैसा फॉर्म उन्हें नजर आया। ऐसा बोला जाता है कि वो ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन की जर्नी में उन्होंने कार्ड को प्लेस किया और उनकी जो ओरिजिनल टेबल है वो उसी तरह से बनी हुई है। तो पहला टेबुलर फॉर्म किसने बनाया? इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, दो चीजों का ध्यान रखा कि रिपीटेशन आना चाहिए, दूसरा ध्यान रखा कि जब हम एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो रिलेशन भी आएगा, और तीसरा सबसे ज्यादा वेटेज उन्होंने किसको दिया बेटा?
केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो डाउट था ही कि जो मेरे से पहले थे वो भी बहुत समझदार थे, उन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, तो जरूर उनका जो क्राइटेरिया होगा वही गलत होगा। और वो क्राइटेरिया उस समय क्या चल रहा है, एटॉमिक मास। इसीलिए उन्होंने ज्यादा वेटेज किसको दिया, और आप याद करो उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए, है ना, कुछ गैप छोड़ दिए, क्योंकि उनको लग गया, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बोरोन लूं, है ना, और उसके बाद कार्बन आएगा, तो अगर मेरे पास बोरोन डिस्कवर नहीं है, फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि अभी बोरोन की डिस्कवरी नहीं हुई है, तो फिर सीधा कौन आएगा, CO2, तो +4। तो उनको लगा ना कि यार बीच में +3 कहाँ गया, तो इसका मतलब कभी ना कभी +3 तो आएगा, तो उन्होंने उसके लिए क्या छोड़ दिए, गैप्स छोड़ दी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, तो मान लीजिए बोरोन का +3 आ गया और नीचे +3 वाला नहीं मिला, तो उन्होंने यहाँ पे क्या छोड़ दिए, गैप्स, कि इन फ्यूचर कभी तो आ ही सकता है। मैं ऐसा क्यों बोलूं, जैसे न्यूलैंड ने बोला, आप कहते हैं न्यूलैंड फंस गए थे बुरी तरह, क्या बोले थे, कभी कोई नया एलिमेंट, तो उन्होंने बोला ऐसा सुसाइडल स्टेटमेंट तो मैं नहीं देने वाला, आने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, आएगा बैठेगा अपनी जगह पे, बस उन्होंने उसकी क्या कर दी। अब मान लीजिए कोई भविष्यवाणी कर दे और साल 2 साल में भविष्यवाणी सही हो जाए, तो आपका विश्वास कितना बढ़ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, और हो गया, तो आप बोलोगे भाई उन सर से बुलवा लो, बस कोटा जाओ उनसे बुलवा लो कि सबका हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, जब इन्होंने भविष्यवाणी की और वो सच हो गई, तो लोगों ने सोचा यार ये आदमी तो बहुत सही है, इन्हें तो आगे की बात भी पता थी, और इसीलिए इनको क्या बोला, और इन्होंने जानबूझ के कुछ भी अरेंज करने की कोशिश की भी नहीं। अब जैसे लोगों ने, जब टेबल बन गई, लोगों ने उनसे कहा भाई यार कैसे आदमी हो, तुमने चालू किया एटॉमिक मास पे और बीच में गैप छोड़ दिया, है ना, क्यों छोड़ा गैप, जैसे आप मान लो हम होते उनकी जगह, तो हम तो क्या करते, 2 के बाद आने दो 4 आ रहा है तो क्या दिक्कत है, क्यों गैप छोड़ेंगे, हमारी तो आदत है। जैसे मान लो यहाँ पे किसी का बैग रखा है, आपको बैठना है, आप सर के आगे बैठ जाओ, क्यों, अरे आएगा आ जाएगा देखेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है, हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारी फैल के बैठने की आदत है, तो हम बैग रख के बैठ जाते हैं, फिर कोई आता है तो क्या कहते हैं, हमारी अभी आएगा कोई, पूरे ट्रेन में कोई नहीं आया और तुम जगह रोक के बैठे हो, तो वो हमारा क्या था, हमारी आदत है, ह्यूमन नेचर। पर उनको ऐसा लगा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं गैप छोड़ूंगा, क्योंकि हो सकता है कभी ना कोई नया एलिमेंट यहाँ पर आएगा। तो ये बातें उनकी ऐसी थी जिनकी वजह से हम उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट देते। और एक उन्होंने पीरियोडिक लॉ भी बनाया था, दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। अच्छा, अब जल्दी से जो आज हमने पढ़ा मेंडेलिव के बारे में नेक्स्ट टाइम पे लिख लेंगे, पूरी बातें क्लियर हो गई। मैं मेंडेलिव के बारे में 2-3 बात, आप भले सब बंद करके बैठ जाओ, सब समेट दो, पैकअप करके बैठो, ताकि भागने की जैसे ही बेल लगे फट, कहीं तो इतनी जल्दी में होते कि सर तो बाद में आएंगे, हम तो निकलते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं। हाँ आप सुनो, आप जल्दी से, मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल का बेस क्या बनाया, एटॉमिक मास ही बोलना है भाई, मास, एटॉमिक मास ही बोलना है, क्योंकि वही तो बेस है। मोर प्रायोरिटी इज गिवन टू केमिकल प्रॉपर्टी, और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड। हाउ मेनी ग्रुप्स वर देयर, ग्रुप्स 8। हाउ मेनी पीरियड्स वर देयर, 7। हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन, 63। क्या उस समय इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड थी, वो कब आएंगी, जब मोजले काम करेगा, ठीक है, और इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मोस्टली कौन रेक्टिफाई कर देंगे, मोजले। ठीक है, 2 मिनट रिवीजन कर ले, मैं नाम बोलूंगा साइंटिस्ट का, आप बोल देना काम, ठीक है, लेवोइजियर, मेटल नॉन, बस दो छोटे छोटे शब्द बोलने, लिमिटेशन, मेटेलॉइड, समझ में आ गया ना, डोबेराइनर, ट्रायड, ठीक है, लिमिटेशन बहुत बड़ी, लॉथर मेयर, ग्राफ, प्राउट, हाइपोथेसिस। बस आज के लिए इतना।
ऑनलाइन वाले बच्चों को भी थैंक यू वेरी मच। अब मंडे को लगेगी बेटा अपनी क्लास।